बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बाद हमारे पास है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन, और सबसे बेसिक चीज जो कि ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल हो रही है वो ब्लड है। ब्लड ही वो गाड़ी है जिसकी वजह से हमारे हार्मोन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, गैसेस जैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करती है, जो खुराक हम खाते हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हाजमे के बाद इसी ब्लड की वजह से हेपेटिक पोर्टल वेन और लैक्टियल के जरिए दिल तक या लिवर तक पहुंचाए जाते हैं, और इसी खून की वजह से ही सारे सेल्स पाँव के नाहन तक और सर के हिस्सों तक पहुंचाए जाते हैं। लिहाजा ब्लड जो है ये कंपल्सरी कंपोनेंट है ट्रांसपोर्टेशन में, ये लाजमी व्हीकल है। अगर ब्लड खत्म हो जाएगा, आपने अक्सर सुना होगा फलां बंदे का ज्यादा ब्लड जो है वो बह गया और उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ होने की वजह यही होती है कि ब्लड जो है ये ट्रांसपोर्ट करवा रहा है मटेरियल्स को, तो जब दिल की तरफ खून नहीं जाएगा तो दिल मर जाएगा, पाँव की तरफ खून नहीं जाएगा तो पाँव जो है वो बिल्कुल बेजान हो जाएगा, हाथों की तरफ नहीं जाएगा खून तो हाथ बेजान हो जाएंगे। लिहाजा जो सबसे इंपॉर्टेंट गाड़ी है ट्रांसपोर्टेशन में वो ब्लड है। तो ब्लड के जो हिस्से हैं उससे पहले हम देखते हैं कि ये ब्लड इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की एक एग्जांपल है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू में हड्डियां वगैरह भी आ जाती हैं, लेकिन ब्लड जो है ये भी कनेक्टिव टिश्यू की एक एग्जांपल है। इसमें 55% जो है वो प्लाज्मा टाइप फ्लूइड होगा, फ्लूइड टाइप प्लाज्मा होगा, और 45% सेल या सेल बॉडीज होंगी जैसे प्लेटलेट्स हैं, ये मुकम्मल सेल नहीं बल्कि सेल बॉडीज हैं। और एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में 5 लीटर तक ब्लड हो सकता है। मेल्स में थोड़ा ब्लड जो है उसका वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फीमेल्स में उसका ब्लड वॉल्यूम जो है ये थोड़ा कम है। ब्लड का जो सबसे पहला पोर्शन है वो ब्लड प्लाज्मा है, उसके बाद ब्लड सेल्स आ जाएंगे। ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो कि 55% है, इस 55% में 90 से 92% वाटर है। जो फ्लूइड लाइक मटेरियल है ब्लड का, जिसको हमने 55% उसकी कंसंट्रेशन बता दी है, 45% सेल या सेल बॉडीज हैं, उसमें 55 में से 90 से 92% वाटर है, 7 से 9% प्रोटीन है, और 1% अदर सब्सटेंसेस हैं। अदर सब्सटेंसेस भी मैंने लिखे हैं, ये भी आपको बताते हैं। पानी का तो हमें समझ आ गया कि सिंपल पानी है, और प्रोटीन कौन कौन सी होगी? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज ऐसी प्रोटीन्स हैं जो बाहर से जाने वाले पैथोजेंस हैं, जो जरासीम या बैक्टीरिया वायरस वगैरह हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं उनके खिलाफ फौज का काम करती हैं। जैसे ही बाहर की कोई चीज आएगी अपनी तादाद को बढ़ाएंगी, उसके गिर्द घेरा डालेंगे और उसे मार देंगे। कोई बीमारी उस टाइम हम पे लाहक होती है जब हमारे एंटीबॉडीज कम हो या हमारे एंटीबॉडीज को खबर ना हो। वैसे इनको खबर हो जाती है कि कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है, तो किसी भी बीमारी की सूरत में, फॉर एग्जांपल आपको खुदा ना खास्ता अगर कॉलरा हो गया है या फिर आपको टाइफाइड हो गया है, आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, अगर तो आपके एंटीबॉडीज का कंटेंट ज्यादा आया तो इसका मतलब है कि ये आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन हो चुका है। एंटीबॉडीज वो फौज है जो पैथोजेंस के खिलाफ लड़ती है और हमें मुदाफत देती है। फाइब्रिनोजेन एक प्रोटीन है जो कि फाइब्रिन में कन्वर्ट होती है और उस जगह पे जाती है जहां पर कोई जख्म वगैरह हो, कोई फोड़ा वगैरह हो या कोई कट वगैरह लग जाए, उस जगह पे जाके अपने आप को एक जाल बना लेती है। प्लेटलेट्स इस फाइब्रिनोजेन को एक्टिव फॉर्म में फाइब्रिन में कन्वर्ट करती हैं और वहां पर जाके ये जाल बनाती है और ब्लड का जो क्लॉट है वो बन जाता है, मजीद ब्लड खारिज नहीं होता। जिन इंसानों में प्लेटलेट्स की कमी होती है या फाइब्रिनोजेन की कमी हो, उनके अंदर जो खून है, अगर कोई चोट लग गई है तो वो खून बहना शुरू हो जाएगा। अगर प्लेटलेट्स बिल्कुल मिनिमम अमाउंट पे आ जाए, बिल्कुल मिनिमम कंसंट्रेशन हो जाए उनकी, तो फिर इंसान अगर कहीं पे कोई रब भी करता है, कोई आंख में हाथ लगाता है, कोई वैसे हाथ लगाता है, तो उसका ब्लड जो है वहां से निकलना शुरू कर देगा या फिर उसे नील वगैरह पड़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अल्बुमिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड की जो टर्जिडिटी है, जो उसका कंसंट्रेशन है, जो उसकी लेवल है कि यहाँ पर ये मुकम्मल है और यहाँ पर ये कम है, उसको मेंटेन रखती है, यानी कि ये उसका ऑस्मोटिक जो प्रेशर है उसको मेंटेन रखती है। उसके बाद हमारे पास अदर सब्सटेंसेस में साल्ट्स हैं जिसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम एटसेट्रा बेशुमार साल्ट आ जाएंगे। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स वेस्ट यानी कि कुछ जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी हमारे ब्लड के अंदर ही घूमना शुरू कर देते हैं। एंड हार्मोन्स और मुख्तलिफ हार्मोन ग्लैंड्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं ताकि
बेशुमार हार्मोन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं अडल्ट होने के लिए या फिर सेक्सुअल जो चेंजेस हैं उनके लिए, उसके अलावा आवाज वगैरह के लिए, मुख्तलिफ दूसरे फंक्शन करवाने के लिए, सोच समझ को बढ़ाने के लिए बेशुमार हार्मोन प्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि ब्लड के अंदर ही घूमते रहते हैं। रेस्पिरेटरी गैसेस, वैसे तो रेस्पिरेटरी गैसेस का ज्यादातर ताल्लुक आरबीसी से है, रेड ब्लड सेल से है, लेकिन यह कुछ ना कुछ मिकदार ऑक्सीजन की जो है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती है। लेकिन ज्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ज्यादातर वो ब्लड प्लाज्मा ही ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। यही कार्बन डाइऑक्साइड ये एल्वेओलाई तक लेके आता है और उसके जरिए हम एक्सहेल करते हैं और बाहर खारिज कर देते हैं। लेकिन ऑक्सीजन जो है ये ज्यादातर ट्रांसपोर्ट होती है रेड ब्लड सेल के जरिए, लेकिन कुछ ना कुछ इसकी कंसंट्रेशन मिनिमम थोड़ी सी मिकदार लाजमी तौर पर ब्लड प्लाज्मा के पास भी मौजूद होती है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड में ब्लड सेल्स। हमने पहले पढ़ लिए कि 55% ब्लड प्लाज्मा होता है और 45% सेल या सेल बॉडीज होते हैं। तो सेल बॉडीज में हमारे पास आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आरबीसीज का। आरबीसीज की शेप इस तरह से होती है, अंदर से थोड़ी सी तरसी हुई शक्ल होती है उनकी, ऐसे एक प्लेट की जैसे शक्ल होती है वैसे ही उसकी शक्ल होती है। इसकी शक्ल होती है डिस्क शेप और हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है रेड ब्लड सेल के पास, जिसकी वजह से इनका कलर जो है वो रेड नजर आता है। दैट्स व्हाई दे आर रेड। हीमोग्लोबिन के कलर की वजह से इनका कलर रेड नजर आता है। 4 से 5.5 मिलियन 4 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब इनकी कंसंट्रेशन होती है ब्लड के अंदर। 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर 4 से लेकर 5.5 मिलियन तक रेड ब्लड सेल हो सकते हैं। आफ्टर बर्थ, जैसे ही बच्चा पैदा होता है या मां के पेट में होता है, आरबीसीज आर फॉर्म इन लिवर एंड स्प्लीन, यानी कि जिगर और जो तिली है उसमें बनते हैं, तिली स्प्लीन को कहते हैं। जबकि जब बंदा जवान हो जाता है, इन अडल्ट दे आर फॉर्म इन बोन मैरो, और बोन मैरो भी छोटी हड्डियों का, जैसे वर्टिब्रा छोटी हड्डियां हो गई, रिब्स छोटी हड्डियां हो गई, स्टर्नम जो है ये भी छोटी हड्डी होगी। इनके अंदर जो बोन मैरो होगा उन्हीं के अंदर आरबीसीज बनेंगे। और जब बच्चा अभी पैदा हो या फिर अभी मां के पेट में हो, तो तब जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये लिवर और स्प्लीन के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। ड्यूरिंग फॉर्मेशन द न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स आर ब्रोकन। जब ये मैच्योर होते हैं तो इनका न्यूक्लियस और जितनी भी ऑर्गेनेल्स होती है वो खत्म कर दी जाती है। इनके पास सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है। इसीलिए अगर किसी बंदे का ब्लड का सिर्फ आरबीसीज हमारे पास हासिल हो जाए तो हम उसकी मदद से उसका डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास ना ही कोई ऑर्गेनेल है ना ही कोई न्यूक्लियस है। उनका जब मैच्योर होते हैं आरबीसीज तो अपना न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स उनकी खत्म हो जाती है। लाइफ स्पैन इनका 120 दिन यानी कि 4 महीने इनका लाइफ स्पैन है। बनने के 120 दिन के बाद ये खत्म हो जाते हैं। जब खत्म हो जाते हैं तो ये स्प्लीन या लिवर के पास जाके स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। लिवर को बेसिकली ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल भी कहते हैं, यानी कि ये आरबीसीज का कब्रिस्तान है। ये इनको तोड़ के इनके पास जितनी हीमोग्लोबिन होती है उसको निकाल लेता है, बाकी जो चीजें नहीं चाहिए उनको यूरिन के जरिए बाहर खारिज करवा देता है, जो चीजें चाहिए वो रख लेता है। उसके बाद है WBC व्हाइट ब्लड सेल, इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ल्यूको का मतलब है सफेद और साइट का मतलब सेल होता है। डिफेंड अगेंस्ट डिजीज, ये बीमारियों के खिलाफ हमारी फौज है, हमें बीमारियों के खिलाफ मदाफत देती है, ये हमारा मदाफती निजाम भी है। फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ये भी हड्डियों के गुर्दे के अंदर बनता है, बोन मैरो के अंदर बनते हैं। गेट मैच्योर इन लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, थाइमस और स्प्लीन। ये टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स और थाइमस या स्प्लीन जो है ये लिम्फेटिक सिस्टम के हिस्से हैं। लिम्फेटिक सिस्टम हमारा असल में मदाफती निजाम है, इम्यून सिस्टम है हमारा, तो उन्हीं के अंदर जाकर ये मैच्योर होते हैं। बनते तो ये बोन मैरो सेल के अंदर है। ये इनका साइज लार्जर देन आरबीसीज, ये आरबीसीज से बड़े होते हैं।
7000 पर मिलीमीटर क्यूब, 1 मिलीमीटर क्यूब के पास 7000 इनकी कंसंट्रेशन होती है 7000 से 10000 तक। 10000 से अगर ज्यादा हो जाए आरबीसीज की तादाद, अगर टेस्ट करवाया जाए तो पता चले कि 12000 पर मिलीमीटर क्यूब है, 15000 मिलीमीटर क्यूब है, तो इसका मतलब है कोई इन्फेक्शन है, कोई बुखार वगैरह, कोई वॉमिटिंग, कोई अपेंडिसाइटिस, कोई टाइफाइड, कोई इस तरह की चीज हो सकती है। लाइफ स्पैन डिपेंड्स अपॉन नीड। अगर कोई पैथोजन आप अंदर लेके जा रहे हैं या कोई बीमारी है या कोई आपको कोई दूसरा इन्फेक्शन हो चुका है तो इनकी तादाद बढ़ती जाएगी, और अगर आपको इसकी जरूरत नहीं तो ये नॉर्मली 7000 पर मिलीमीटर क्यूब रहते हैं। इनकी दो किस्म है, ग्रैन्युलोसाइट और एग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट उन्हें कहते हैं जिनके साइटोप्लाज्म के पास छोटे छोटे ग्रेन्स मौजूद हों, यानी उनका साइटोप्लाज्म क्लियर ना हो बल्कि छोटे छोटे डॉट्स उनके पास मौजूद हों, और उनके पास डॉट्स होने की वजह से उन्हें ग्रैन्युलोसाइट्स कहा जाता है। जैसे न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इस तरह इनकी तीन इकसाम हैं, एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल। ये असल में बीमारियों के खिलाफ हमें बचाते हैं। ये फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं। फैगोसाइटोसिस से मुराद है उनके करीब जाते हैं और उनको इनगल्फ कर लेते हैं, अपने अंदर लेके चले जाते हैं और बैक्टीरिया वायरस से हमें बचाते हैं। खुद तो ये मारी जाते हैं उनको खत्म करते हुए, लेकिन हमें बीमारियों से बचा देते हैं, हमें उन इन्फेक्शियस जो एजेंट्स हैं उनसे बचा देते हैं। ये फैगोसाइटोसिस की मदद से हमें बीमारियों से बचाते हैं। फैगोसाइटोसिस आपको पता होना चाहिए कि जब कोई सेल जो है ये फॉरेन मटेरियल को लेके जाता है अपने अंदर तो इसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। इसके दो इकसाम हैं, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में सॉरी ये एंडोसाइटोसिस की किस्म है। फैगोसाइटोसिस में वो ठोस चीज को अपने अंदर लेके जाता है, जबकि पिनोसाइटोसिस में वो लिक्विड चीज को अपने अंदर लेके जाता है। तो ये ठोस चीज को अपने अंदर लेके जाते हैं, लिहाजा इस प्रोसेस को हम कहते हैं ये फैगोसाइटोसिस की मदद से हमें जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं उनसे बचाते हैं। एग्रैन्युलोसाइट, साइंस में एक का लफ्ज जब इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब है नहीं है। एग्रैन्युलोसाइट से मुराद है इनका साइटोप्लाज्म क्लियर है। इनकी भी दो किस्म है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट का काम है ये इनगल्फ कर लेती हैं जर्म्स वगैरह को या बैक्टीरिया, पैथोजेंस वगैरह को, ये इनको इनगल्फ कर लेती हैं, इनके निगल लेती हैं। जबकि जो लिम्फोसाइट्स हैं ये एंटीबॉडीज बनाते हैं ताकि हमें बीमारियों से बचाया जाए, हमें बीमारियों के खिलाफ मुदाफत दी जाए। दोबारा से सुनेंगे, व्हाइट ब्लड सेल के दो हिस्से हैं, ग्रैन्युलोसाइट, एग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट के आगे तीन इकसाम हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल और एसिनोफिल्स। वो फैगोसाइटोसिस की मदद से बैक्टीरिया वगैरह को मार देते हैं, खा जाते हैं, खुद भी तो मार जाते हैं लेकिन हमें बचा देते हैं। जबकि एग्रैन्युलोसाइट्स इसलिए उन्हें कहते हैं क्योंकि उनका साइटोप्लाज्म क्लियर है, और इनकी भी दो इकसाम है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जर्म्स वगैरह को इनगल्फ कर लेते हैं, जबकि जो लिम्फोसाइट्स हैं ये एंटीबॉडीज बना के हमें देते हैं ताकि हम बीमारियों से बचे रहें। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड की लास्ट टाइप जिसका नाम है प्लेटलेट्स, इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये ब्लड प्लाज्मा और सेल बॉडीज या सेल्स में से तीन चीजें थी, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स का आखिरी टॉपिक है। ये पूरे सेल नहीं है, मैंने आपको बताया था कि सेल और सेल बॉडीज यानी कि एक सेल के कुछ हिस्से होते हैं, तो ये प्लेटलेट्स जो है ये कंप्लीट सेल नहीं है बल्कि सेल के कुछ फ्रेगमेंट्स हैं। और नॉट होल सेल, ये पूरे सेल नहीं है, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ सेल, सेल्स के कुछ हिस्से हैं, पूरा सेल नहीं है, कुछ ऑर्गेनेल्स होंगे इसके पास। लाइफ स्पैन 7 से 12 दिन होता है, 7 से 12 दिन के बाद ये खत्म हो जाते हैं। 2,50,000 माइक्रोमीटर क्यूब, एक माइक्रोमीटर क्यूब के पास 2,50,000 प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। कन्वर्ट फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन, इनका काम ये है कि ये जो ब्लड प्लाज्मा की प्रोटीन है जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन, उसको इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में फाइब्रिन में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो जाके अपना जाल बनाए उस टूटी फूटी जगह के ऊपर, किसी चोट के ऊपर, किसी जख्म के ऊपर, किसी फोड़े के ऊपर जाके अपनी एक जाल बनाए ताकि ब्लड जो है वो बाहर सारा ना निकल जाए। हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, जब ये फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करती है उस कट वाली जगह पे, तो ये फाइब्रिन जो है ये जाल बना लेता है और ब्लड को बाहर जाने नहीं देता, और उस जाल को क्लॉट कहते हैं, यानी कि लोथड़ा बना लेता है फाइब्रिन ताकि ब्लड बाहर ना जाए। तो प्लेटलेट्स का असल काम ये होगा कि ये फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है और हेल्प्स इन क्लॉटिंग।